हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से करंट अफेयर्स का नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। करंट अफेयर्स ये जुलाई के करंट अफेयर्स हैं। आप जुलाई का फर्स्ट पार्ट है एक्चुअल में। तो करंट अफेयर्स के हिंदी मीडियम में आप ये देख पा रहे हो। लैंग्वेज अगर कंफर्टेबल नहीं है तो हिंदी से इंग्लिश वाले पे आप स्विच कर सकते हो। इंग्लिश का सेशन भी प्लेलिस्ट में होता है, कंप्लीट इंग्लिश मीडियम वाला। अगर आपको हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है तो इंग्लिश पे स्विच कर जाइए। दैट इंग्लिश मीडियम सेशन इज रिकॉर्डेड प्राइमरली फॉर आवर स्टूडेंट्स फ्रॉम South India, is recorded primarily for our students from Northeast India. Those who are unable to understand Hindi well, उनको लैंग्वेज बैरियर ना हो तो इंग्लिश में अलग से एक रिकॉर्ड किया जाता है सेशन। हिंदी वाले सेशन में आप कोई भी सेशन हमारा देखिएगा, लैंग्वेज जनरली हिंदी और इंग्लिश दोनों रहती है। इस सेशन में अगर आधा घंटा आप मेरे साथ लगाते हैं तो उस आधे घंटे का वैल्यू इतना ज्यादा है कि आप लगभग 50 से 60 नए इंपॉर्टेंट पॉइंट सीख जाते हैं। आप पूरी मैगजीन पढ़ो, उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालो और सेलेक्ट करके कि कौन से इंपॉर्टेंट हैं। आपको बहुत टाइम लग जाएगा, मैं इसीलिए आपको बता रही हूं आधे घंटे का पूरा वीडियो देखने पे बेनिफिट यही होगा, 50-60 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूरे कवर हो जाएंगे। तो पूरा वीडियो देखिए, एंड तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक का बटन जरूर दबाइए। मैं वीडियो के क्वेश्चन सेलेक्ट करने के लिए टाइम बहुत लगाती हूं, आपसे एक लाइक जरूर एक्सपेक्ट करती हूं। शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा पक्का से। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा। प्रेस करेंगे बेल आइकॉन तभी तो नोटिफिकेशंस आएंगे सभी एग्जाम रेलेवेंट वीडियोस के जो हम लोग अपलोड करते हैं अपने चैनल पर। पहला क्वेश्चन एंटोनियो गुटेरेस है। एंटोनियो गुटेरेस जो है, नाम आपको सुना सुना लग रहा होगा। इनफैक्ट आपने ये नाम मुझसे भी कई बार सुना होगा। तो एंटोनियो गुटेरेस जो है वो पोर्टुगल के हैं। अब सुना हुआ नाम इसलिए लग रहा है क्योंकि ये यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं। अब ये पढ़ाने वाली बात कहां से आई, क्योंकि ये यूएन के सेक्रेटरी जनरल थे और अभी भी यही हैं। एक्चुअल में ये री इलेक्ट हो गए हैं, तो पहले भी यही थे, अब ये दोबारा से सेक्रेटरी जनरल बन गए हैं यूनाइटेड नेशंस के। पोर्टुगल के हैं। नेशनैलिटी हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए ब्रैकेट में मैं नेशनैलिटी लिखती हूं जरूर। अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात ये बतानी है कि 31 दिसंबर 2026 तक 2026 तक एंटोनियो गुटेरेस ही यूएन के सेक्रेटरी जनरल रहेंगे। 9th यूएन सेक्रेटरी जनरल हैं ये। क्या नंबर है इनका? 9th यूएन सेक्रेटरी जनरल हैं ये। अगर आपसे कोई पहला पूछ ले, क्योंकि ऐसा होता है यूएन सेक्रेटरी जनरल पहले पूछ लिए जाएं, तो आपका जवाब होगा ट्रिग्वे ली। तो ट्रिग्वे ली जो है वो नॉर्वे के थे, तो ट्रिग्वे ली भी याद रखिए, एंटोनियो गुटेरेस भी याद रखिए। रैंक यूएन का सेक्रेटरी जनरल होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तराखंड में फिर से सीएम बदले। आपने देखा था थोड़े टाइम पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि उत्तराखंड में सीएम बदले थे। आप में से काफियों को नाम नहीं याद होगा, इसलिए नहीं बताना ही अच्छा है, क्योंकि जब पुराना बताया जाता है तो बच्चे पुराना भी याद करके फिर पुराने और नए में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए नया जो पढ़ाया जा रहा है उसे याद रखिए। उत्तराखंड के नए चीफ मिनिस्टर अब बन गए हैं पुष्कर सिंह धामी, यंगेस्ट सीएम उत्तराखंड के। आपने देखा होगा एज भी बहुत ज्यादा नहीं लग रही है। तो पुष्कर सिंह धामी जो है यंगेस्ट सीएम बन गए हैं उत्तराखंड के, और हम कह रहे हैं ये 11वें नंबर के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। पीएमसी बैंक टू बी एक्वायर्ड बाय सेंट्रम एंड भारत पे। पहले तो सेंट्रम और भारत पे को दोनों को अलग अलग समझिए कि सेंट्रम और भारत पे मिलकर के पीएमसी को एक्वायर कर रहे हैं। फिर याद करिए कि पीएमसी का क्राइसिस हुआ था जब पीएमसी में जिनका अकाउंट था वो लोग अपना पैसा नहीं निकाल पा रहे थे, आपको याद होगा। तो वही पीएमसी है, मतलब पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक इसका फुल फॉर्म होता है। तो पी पंजाब है, एम महाराष्ट्र है, तो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक एक्वायर कर लिया जाएगा सेंट्रम और भारत पे द्वारा। तो आपको अब यहाँ पे याद क्या रखना है कि अगर आपसे कोई सेंट्रम पूछेगा, कोई आपसे भारत पे पूछेगा, तो भारत पे आसान है, एक फिनटेक कंपनी है, बस आप इतना बोल दोगे। सेंट्रम क्या कह रहे हैं हम लोग कि सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज जो है विल सेट अप एन एसएफबी। तो पहले क्या सेट करेगा? स्मॉल फाइनेंस बैंक सेट करेगा। इसे कहा गया है कि अगर इसने पीएमसी को एक्वायर करना है तो पहले ये क्या सेट करेगा? एक स्मॉल फाइनेंस बैंक सेटअप करेगा, उसके बाद ये
पीएमसी को अक्वायर कर पाएगा। तो आरबीआई ने इसको ऐसा कहा है, तो अब हम क्या कह रहे हैं, सेंट्रम और भारत पे मिल करके पीएमसी को अक्वायर कर रहे हैं। तो आपको एक क्वेश्चन पक्का से याद करना है, एग्जाम में आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट गवर्नर्स, एक्चुअल में अभी जो गवर्नर्स हैं कितनी स्टेट्स के चेंज किए गए, आपने अभी सुना होगा। तो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स के अंदर सब देखिए ऐसे ही पढ़ाते हैं, इसे ऐसा लगता है कि टीचर बहुत इंपॉर्टेंट चीज और बहुत एक्स्ट्रा बता रहा है। पहले मेरी बात सुनिएगा, मैं ऐसी बात क्यों कह रही हूं, आपको अच्छा नहीं लगेगा सुन के, लेकिन ये फैक्ट है। सपोज करिए अगर कोई गोवा का गवर्नर था जो अब बिहार का या किसी और स्टेट का गवर्नर बना दिया गया, अगर मैं उसे किसी और स्टेट के गवर्नर की तरह रेफर करूंगी और फिर आपको नया बताऊंगी तो कंफ्यूजन इतनी ज्यादा हो जाएगी, इतने सारे नाम हैं, आपको याद कुछ नहीं होगा, पुराना नहीं सुनना है। अगर आपको कोई ऐसे पढ़ा रहा है कि ये पहले इस स्टेट के गवर्नर थे और अब इस स्टेट के गवर्नर बन गए हैं, आपको ये बात समझ में आ रही है कि मैं क्या कहना चाह रही हूं। सीधा क्वेश्चन याद करिए ताकि कोई कंफ्यूजन का स्कोप ही ना हो। हरि बाबू कंभापति, तो हम कह रहे हैं ये जो हरि बाबू है ये मिजोरम के नए गवर्नर बन गए हैं। देखिए कुछ कितनी बार ऐसा होता है, चाहे कैबिनेट शफल का टाइम हो या गवर्नर्स बदले जा रहे हो, तो कितने ऐसे ही होते हैं ना जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के गवर्नर बना दिए जाते हैं, कितने होते हैं जो नए भी लाए जाते हैं। तो कुछ पुराना नहीं याद करना है, नया नाम हरि बाबू मिजोरम के गवर्नर बने हैं, बस इतना। अब बात करते हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। मंगू भाई छगन भाई पटेल जो हैं, इन्हें मध्य प्रदेश का गवर्नर बनाया गया है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बनाए गए हैं। लिखिए तभी याद होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। थवारचंद गहलोत, अब आपने इनका नाम सुना होगा और आप इनको पक्का पुराने से रिलेट करते बैठोगे और फिर कंफ्यूज हो जाओगे। कुछ नहीं याद करना है, बिल्कुल कुछ नहीं याद करना है। थवारचंद गहलोत को हम कह रहे हैं कर्नाटका का गवर्नर बनाया गया है। नो कंफ्यूजन एट ऑल, थवारचंद गहलोत कर्नाटका के एक नए गवर्नर बनाए गए हैं, बस इतना याद रखिए। पीएस श्रीधरन पिल्लई को गोवा का गवर्नर बनाया गया है। नाम इनका भी आपने सुना है, मुझे पता है। सत्यदेव नारायण आर्या त्रिपुरा के नए गवर्नर बनाए गए हैं। कौन त्रिपुरा के नए गवर्नर? सत्यदेव नारायण आर्या। उसके बाद रमेश बैस जो है वो झारखंड के गवर्नर बनाए गए हैं। अगर हम बात करें बंडारू दत्तात्रेय की, तो बंडारू दत्तात्रेय जो है वो हरियाणा के नए गवर्नर बनाए गए हैं। सारे नाम टिप्स पे रखिए याद, क्योंकि किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। और अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, अब स्मार्ट सिटीज अवार्ड मिला है 2020 का। जी हाँ, स्मार्ट सिटीज अवार्ड और यूपी को ही मिला है। बेस्ट स्मार्ट स्टेट जो है वो यूपी, उसको अवार्ड मिला है। एमपी दूसरे नंबर पे था और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु। पहले नंबर का मतलब बेस्ट स्मार्ट स्टेट जो है वो यूपी है, उसके बाद एमपी है और उसके बाद तमिलनाडु है। बेस्ट यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़। स्मार्ट सिटी सुनिए जरा, इंदौर और सूरत। एमडी और होल टाइम डायरेक्टर इन प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स क्राइटेरिया। आप कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो उसके लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जो आपको मीट करना होता है। तो अगर आपको होल टाइम डायरेक्टर या एमडी बनना है किसी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का, तो आपके अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? मिनिमम एज 35 साल की होनी चाहिए। मिनिमम एज, हम उन सब की बात नहीं कर रहे हैं कि क्या आपका क्वालिफिकेशन है, वो सब बातें नहीं कर रहे हैं। क्राइटेरिया जो रखा गया है जिसके अंदर थोड़ा मॉडिफिकेशन है वो ध्यान से सुनिए, वही मैं आपको पढ़ा रही हूं कि मिनिमम एज 35 साल, मैक्सिमम 70 ईयर्स के आप हो सकते हैं। टेन्योर एट अ टाइम कांट एक्सीड 5 ईयर्स। एक साथ 5 साल से ज्यादा का टेन्योर नहीं हो सकता है। अगर आप इस टेन्योर को सेम पर्सन, देखिए अगर आप और इंसान जो है एमडी और होल टाइम डायरेक्टर बना रहे हो
कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन 5 इयर्स जो है वो होता रहेगा। लेकिन अगर आप किसी सेम पर्सन का टेन्योर बढ़ाना चाहते हो, 5 साल से ज्यादा करना चाहते हो, तो आपको मैंने बोला एट अ टाइम 5 साल होगा, लेकिन आप मैक्सिमम टेन्योर सेम पर्सन का बढ़ा करके 15 साल तक का कर सकते हो। रीअपॉइंटमेंट चाहते हो, अगर रीअपॉइंटमेंट चाहते हो कि 15 साल के बाद वो इंसान दोबारा से एमडी या होल टाइम डायरेक्टर बन जाए, तो आप उसको अपॉइंट कर सकते हो 3 साल के गैप के बाद। रीअपॉइंटमेंट आफ्टर 15 years पॉसिबल ओनली आफ्टर अ गैप ऑफ 3 years। अब पढ़िए लोएस्ट पॉइंट। अगर आप एमपी हो, अगर आप एमएलए हो और अगर आप कॉर्पोरेटर हो, कॉर्पोरेटर वो म्यूनिसिपैलिटीज में जो होते हैं, तो कॉर्पोरेटर हो, एमपी हो, एमएलए हो, तो आप एमडी होल टाइम डायरेक्टर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के नहीं बन सकते हो, नहीं बन सकते हो। तो ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू जनरेशन न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल टेस्टेड सक्सेसफुली अग्नि-P। क्या आप सोच करके बताओ और एक बार देखो, इस क्वेश्चन को स्किप किया जा सकता है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर हाल में आपके किसी ना किसी एग्जाम में आएगा। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, तो आपको और ध्यान से देखना है। अग्नि-P प्राइम, हम कह रहे हैं कि न्यू जेनरेशन न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल, इसको टेस्ट किया गया है, सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। तो न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है, ये याद रखिए। रेंज जो है इसकी 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच की है, ये याद रखिए। किसकी? अग्नि-P प्राइम की बात मैं कर रही हूं। अगर आप ये याद रखेंगे कि कहां से टेस्ट फायर किया गया है, टेस्ट किया गया है इसे, तो आपके लिए और बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वेन्यू भी इंपॉर्टेंट होता है। तो हम ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा, तो उड़ीसा से इसे क्या किया गया, उड़ीसा में इसे टेस्ट किया गया। एनहांस्ड वर्जन टेस्टेड ऑफ, ये नेक्स्ट पॉइंट है, एनहांस्ड वर्जन टेस्टेड ऑफ पिनाका रॉकेट। इसका मतलब पिनाका रॉकेट ऑलरेडी है, हम पिनाका रॉकेट का एडवांस्ड वर्जन जो है हमने टेस्ट किया है, इसका भी वेन्यू उड़ीसा ही था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अग्नि-P भी और पिनाका रॉकेट भी। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑफिशियल थीम सॉन्ग ऑफ इंडियन ओलंपिक टीम। ओलंपिक्स जाते हैं हम लोग खेलने के लिए, तो ओलंपिक टीम जो है वो क्या होता है, कोई ऑफिशियल थीम सॉन्ग जो है हमने जो बनाया है वो है तू ठान ले। तू ठान ले, ये क्या है, इंडियन टीम का ओलंपिक्स के लिए ऑफिशियल सॉन्ग। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ये जानते हो, और इंडिया से रिलेटेड है, एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक बड़ी चीज डिस्कस हो रही है। मोहित चौहान जो है इसके कंपोजर और सिंगर हैं तू ठान ले के लिए, तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि एक मोटिवेट करने वाला सॉन्ग है। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यू इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज। अभी आपने सुना था निर्मला सीतारमन फिर से आई थी और उन्होंने क्या किया था, एक और स्टिमुलस पैकेज जो था अनाउंस किया था। तो स्टिमुलस पैकेज में फिर से लोन की बात करेंगे। तो अब जो लोन दिया जा रहा है कितना है, वो 1 by 1 स्टार्ट करने से पहले इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज पूरा अमाउंट 6.28 लाख करोड़ का, और 6.28 लाख करोड़ का और जो ये दिया जा रहा है वो स्टिमुलस पैकेज जो अनाउंस करने आई थी। लोन गारंटी स्कीम फॉर अफेक्टेड सेक्टर्स, लोन गारंटी स्कीम फॉर अफेक्टेड सेक्टर्स, अफेक्टेड सेक्टर्स के लिए लोन गारंटी स्कीम जो है 1.10 लाख करोड़ की, 1.10 लाख करोड़ की लोन गारंटी स्कीम अफेक्टेड सेक्टर्स के लिए। पहले याद रखिए, नीचे वाला पॉइंट पढ़िए, नीचे वाला पॉइंट कहता है एडिशनल एलोकेशन इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम में ₹1.15 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़। ध्यान से ये देखिएगा, यहां पर एडिशनल वर्ड इंपॉर्टेंट है। अगर टोटल इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का एलोकेशन आप पढ़ते हो तो 4.5 लाख करोड़ है, हम कह रहे हैं टोटल, ये टोटल है। तभी आपको ये ऊपर वाला पॉइंट जो है वो ध्यान से पढ़ना था कि अब एडिशनल जो अलॉट किया गया है वो है 1.5 लाख करोड़, अदर दैन द एग्जिस्टिंग ECLGS एलोकेशन। एडिशनल जो था वो 1.5 लाख करोड़ दिया गया है, एलोकेट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑन लेंडिंग बाय MFIs, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की बात हम यहां पे कर रहे हैं।
कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है तो उसके लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कमाना चाहते हैं तो वो लोन देते हैं और लोन से क्या करते हैं? अर्न करते हैं। तो यहां पर हम वही तरह की ही बात दोबारा से कर रहे हैं कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है। यहां पर ऑन लेंडिंग बाय माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस 25 लाख बोरोवर्स को 1.25 लाख ईच, सारे के सारे 25 लाख को 1.25 लाख ईच तक का, मतलब ये नहीं है कि किसी को 25,000 चाहिए तो हम जबरदस्ती 1.25 लाख दे देंगे, ऐसा नहीं है। हम कह रहे हैं कि 25 लाख बोरोवर को, ईच बोरोवर को मैक्सिमम हम 1.25 लाख जो है दे सकते हैं, लेंड कर सकते हैं, लोन दे सकते हैं। किसकी बात हो रही है? किसको कहा गया है ये कि इतना लिमिट रख सकते हैं ये लोग? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को ये कहा गया है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है जिसे बढ़ा करके 31 मार्च 2022 तक, मतलब इसका टाइम पीरियड जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को एक्सटेंड किया गया है 31 मार्च 2022 तक, अगले साल तक के लिए। 1 महीने का टूरिस्ट वीजा फ्री, 1 मंथ टूरिस्ट वीजा टू 5 लाख टूरिस्ट। अब भारत की बात हो रही है, भारत ही देने वाला है, तो टूरिस्ट वीजा 1 महीने का फ्री, और हम कह रहे हैं जो फ्री टूरिस्ट वीजा है 5 लाख टूरिस्ट को दिया जा रहा है, दिया जाएगा, मतलब ऐसा जो है वो अनाउंसमेंट किया गया है। रिफॉर्म बेस्ड रिजल्ट लिंक्ड पार डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। पार डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करने लगे तो हम पार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की, हम कह रहे हैं डिस्कॉम की बात हम कर रहे हैं, जैसे बीएसईएस आप जानते हो, जैसे हम कह रहे हैं, तो बीएसईएस जैसे कोई दिमाग में रखिए। तो रिफॉर्म बेस्ड रिजल्ट लिंक्ड पार डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम ₹3.03 लाख करोड़। एक्चुअल में अगर रिफॉर्म लाते हैं ये लोग, ये डिस्कॉम जो है, ये अगर रिफॉर्म लाते हैं तो इन्हें इंसेंटिवाइज किया जाएगा, इंसेंटिव दिया जाएगा कितने तक का? अगर सारे के सारे रिफॉर्म लाते हैं तो इंसेंटिव को दिमाग में रखते हुए कितने तक का? 3.03 लाख करोड़ का तरह से इस अमाउंट से क्या किया जाएगा? उन्हें इंसेंटिवाइज किया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन बढ़िए जरा। आउटले है, एक्सपेंडिचर है पब्लिक हेल्थ के ऊपर, पब्लिक हेल्थ के ऊपर फोकस ऑन पीडियाट्रिक केयर। अच्छा, अभी आप जानते हैं कि पीडियाट्रिक केयर के अंदर भी पैसों की जरूरत बहुत ज्यादा है, पड़ेगी और लगाना पड़ेगा, क्योंकि उस स्ट्रक्चर को भी इंप्रूव करने की जरूरत है। पूरे के पूरे हेल्थ इंफ्रा को देखिए इंप्रूव करने की जरूरत है, लेकिन अभी यहाँ पे फोकस जो है वो पीडियाट्रिक केयर, बच्चों की केयर वाले विंग पर है, उस जगह पर है। तो आउटले इसका एक्सपेंडिचर जो है पब्लिक हेल्थ पर 23,220 करोड़ है। इंपॉर्टेंट बात यह है यहाँ पे कि 50,000 करोड़ हेल्थ केयर के लिए अंडर 1.1 लाख करोड़ लोन गारंटी स्कीम। यहां पर 1.1 लाख करोड़ गारंटी स्कीम के अंदर हेल्थ केयर पे सरकार ने पहले ही 50,000 करोड़ जो है वो दे दिए हैं, मतलब समझिए वो लगा दिए हैं। हम कह रहे हैं यहां पर ये एक्स्ट्रा एडिशनल जो है वो पीडियाट्रिक केयर के लिए दे रहे हैं, वो है 23,220 करोड़। तो याद रखिए ऊपर वाला जो पॉइंट है, जो सेकंड वाला पॉइंट है और जो उससे ऊपर वाला पॉइंट है, ऊपर वाला पॉइंट एडिशनल 23,220 करोड़ को रेफर कर रहा है। 11,000 टूरिस्ट गाइड्स कैन अवेल लोन अप टू 1 लाख ईच। तो बहुत बड़े अमाउंट का लोन ले सकते हैं अगर टूरिस्ट गाइड है, कोई टूरिस्ट गाइड था, आप जानते हैं अभी टूरिज्म की हालत, तो टूरिस्ट गाइड था कोई, तो वो इंडिविजुअली मतलब एक एक इंसान 1 लाख तक का लोन के लिए अप्लाई कर सकता है, लोन ले सकता है। एडिशनल सब्सिडी फॉर डीएपी एंड पीएनके फर्टिलाइजर्स। डीएपी और पीएनके जो हैं वो टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स हैं, एक तरह के फर्टिलाइजर्स होते हैं। तो हम कह रहे हैं इनके लिए एडिशनल सब्सिडी जो है वो अलॉट की जा रही है 14,775 करोड़ की। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए नेक्स्ट क्या आ रहा है। तो नेक्स्ट है एक्सपोर्ट इंश्योरेंस कवर। एक्सपोर्ट इंश्योरेंस कवर को बूस्ट किया जा रहा है, उसे बढ़ाया जा रहा है। कितने से बढ़ाया जा रहा है? 88,000 करोड़ से बढ़ाया जा रहा है।
कौन बढ़ा रहा है इस एक्सपोर्ट इंश्योरेंस कवर को? तो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन जो है इसे बढ़ा रहा है। किसको बढ़ा रहा है? एक्सपोर्ट इंश्योरेंस कवर को। नीचे वाला पॉइंट जब आप पढ़ोगे तो उसमें भी बूस्ट करने की बात की जा रही है। ऊपर वाले में बढ़ावा दिया जा रहा था एक्सपोर्ट इंश्योरेंस कवर को, नीचे वाले में प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। तो प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स को बूस्ट किया जा रहा है। अब इसको कौन बूस्ट कर रहा है? इसे बूस्ट कर रहा है नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट। नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट जो है वो इसे बूस्ट कर रहा है प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स को। अब ये बूस्ट कितने से किया जा रहा है? 33,000 करोड़ से, 33,000 करोड़ का बढ़ावा 33,000 करोड़ से बूस्ट किया जा रहा है प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स को। लोएस्ट पॉइंट पढ़िए तो एलोकेशन फॉर भारत नेट। अब भारत नेट जो है ये डिजिटल इंडिया की बात होने लगी। डिजिटल इंडिया में समझिए कि गांव तक भी हम ब्रॉडबैंड पहुंचा देंगे, तो उसके लिए एलोकेशन जो है 19,041 करोड़ का एलोकेशन जो है किया गया है। तो एलोकेशन फॉर भारत नेट ब्रॉडबैंड फॉर विलेजेस ₹19,041 करोड़ एलोकेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरबीआई इशूज आउटसोर्सिंग गाइडलाइंस फॉर कोऑपरेटिव बैंक्स। आरबीआई ने इशू किया है गाइडलाइंस को। कौन सी गाइडलाइंस है ये? आउटसोर्सिंग गाइडलाइंस है। मैं एक कंपनी चलाती हूं, कुछ काम मैं खुद हैंडल नहीं कर पाती हूं, मैं उस काम को आउटसोर्स करना चाहती हूं, मैंने उसको आउटसोर्स कर दिया, मैं किसी बाहर की कंपनी को उसका कॉन्ट्रैक्ट दे देती हूं। आरबीआई ने क्या किया है कि उसी सेम तरीके से इशू किया है आउटसोर्सिंग गाइडलाइंस कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। तो कोऑपरेटिव बैंक्स में जो काम वो आउटसोर्स करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन कौन सी चीजें हैं जो वो आउटसोर्स नहीं कर पाएंगे वो पढ़िए ध्यान से। कह रहा है मस्ट नॉट आउटसोर्स कोर मैनेजमेंट फंक्शंस लाइक। आप कुछ काम आउटसोर्स कर सकते हो, लेकिन जो कोर मैनेजमेंट फंक्शंस है आप कोऑपरेटिव बैंक्स मतलब उन्हें आउटसोर्स नहीं कर पाओगे। पहला है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। पॉलिसी बनानी है बैंक के लिए, आप ये काम आउटसोर्स नहीं कर सकते हो। इंटरनल ऑडिट और कंप्लायंस है, वो तो आपको ही देखना पड़ेगा ना, कोई और कैसे देख सकता है। तो कह रहे हैं कोऑपरेटिव बैंक जो है इंटरनल ऑडिट और कंप्लायंस को आउटसोर्स नहीं कर सकता है। केवाईसी कंप्लायंस है, आप डिटेल्स लेके बैठे हो कस्टमर्स की और आप वो किसी और को दे दो तो या वो कोई और कर ले तो डिटेल्स आपके पास ही रहेंगी। केवाईसी कंप्लायंस जो है वो भी आप आउटसोर्स नहीं कर सकते हो। क्रेडिट सैंक्शन लोन देने वाली बात है जो, तो क्रेडिट सैंक्शन और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट भी कोऑपरेटिव बैंक्स को अपना खुद ही देखना पड़ेगा। ये चीजें आउटसोर्स नहीं हो पाएंगी। ये है कोर मैनेजमेंट फंक्शंस ऑफ अ बैंक। अगला क्वेश्चन देखिए, एफडीआई इंडिया रिसीव्ड इन 2020। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है एफडीआई 64 बिलियन, हम कह रहे हैं डॉलर, 64 बिलियन का एफडीआई इंडिया को मिला था। अब है तो बहुत सारा, लेकिन अगर आप सारे देशों को सीक्वेंस में लगाते हो जहां पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जाता है तो उसमें 5वें नंबर का देश भारत था जिसे इतना एफडीआई मिला है, इतना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिला है। तो 5वें नंबर का देश अगर है तो पहले नंबर का कौन सा था? तो अगर सीक्वेंस में अपने से ऊपर के 4 याद करना चाहते हो तो यूएसए, चाइना, हांगकांग और सिंगापुर। यूएसए, चाइना, हांगकांग और सिंगापुर हमसे ऊपर थे। कई बार ये पूछ लिया जाता है ना कि इंडिया से ऊपर देश जो थे इनमें से कौन सा देश नहीं था, तो आपको अगर ये चारों याद करेंगे ये भी बेनिफिट देगा। यूएसए, चाइना, हांगकांग, सिंगापुर एंड इंडिया। अगला क्वेश्चन देखिए, जीआई सर्टिफाइड मतलब जीआई टैग। हम यहां पर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की बात करने लगे तो बनारसी साड़ी, बनारस वाली वर्ड बनारस आ गया, तो हम कह रहे हैं दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग वाला एसोसिएशन, वो तरह के जीआई टैग्स। तो जीआई सर्टिफाइड जर्दालू मैंगोज, जर्दालू मैंगोज जो है अभी जो जीआई टैग मिला है ये भागलपुर बिहार के जो है ये जीआई टैग अभी मिला है जर्दालू मैंगोज को। नीचे जो अगर आप पढ़िए तो एक बात यह है कि इसका जर्दालू मैंगोज का पहला कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट किया गया है यूके को। इसका पहला कंसाइनमेंट जो है जीआई टैग वाला हम कह रहे हैं, तो ये यूके को पहला कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट किया गया है। किसका?
जर्दालू मैंगोज का। आगे पढ़िए अगला क्वेश्चन। जीआई टैग्स इंपॉर्टेंट होते हैं इसलिए पक्का से याद करिएगा। 149 ईयर ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ दरबार मूव एंड्स इन JNK। किसी को पता ही नहीं होता कि ये बात चल क्या रही है, उनको लग रहा है कोई टर्म है दरबार मूव और अभी इसे खत्म कर दिया गया है। तो दरबार मूव का मतलब समझिए कि अगर आप सेशन चल रहा है तो समर के अंदर श्रीनगर में और विंटर के अंदर जो सेशन था एडमिनिस्ट्रेशन चलता था ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन कहां से चलता था, हम कह रहे हैं कि समर के अंदर श्रीनगर से और विंटर के अंदर जम्मू से ऑपरेट किया करता था। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेटअप अपना पूरा उठाना पड़ेगा, मतलब अपना पूरा दरबार हिलाना पड़ेगा ना। तो दरबार मूव वो वाला, कभी श्रीनगर कभी जम्मू, कभी श्रीनगर कभी जम्मू, तो वो वाला दरबार मूव की बात मैं कह रही हूं कि 149 साल पुराना जो ट्रेडिशन था दरबार मूव वाला, उसे खत्म कर दिया गया है। JNK को हम रेफर कर रहे हैं। स्टार्टेड इन 1872 बाय महाराजा गुलाब सिंह। तो 1872 में ये ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ था। किसने किया था, महाराजा गुलाब सिंह ने इसे स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन देखिए। कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री इंक्रीज टर्नओवर लिमिट फॉर SMCs मतलब स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज के लिए 250 करोड़। इस बात का मतलब सुनिए, अगर कोई कंपनी है उसका टर्नओवर 250 करोड़ तक का है तो आप स्मॉल और मीडियम कंपनी की कैटेगरी में आते हो। आप किस कैटेगरी में आते हो, ये एक्चुअल में परिभाषा है, डेफिनेशन है जो कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने सेट की है स्मॉल और मीडियम कंपनीज की। पक्का से याद रखिए, अगर आपका टर्नओवर इससे ज्यादा हो गया तब आप इस कैटेगरी में फॉल नहीं करोगे। मैं कह रही हूं अगर आपका टर्नओवर, आपकी कंपनी का टर्नओवर 250 करोड़ तक का है तब आप स्मॉल और मीडियम कंपनीज के कैटेगरी में आते हो, आप इस कैटेगरी में रखे जाओगे। स्मॉल और मीडियम कंपनीज का बोरोइंग थ्रेशोल्ड, लोन भी तो ले पाएंगे ना कुछ, तो हम कह रहे हैं बोरोइंग थ्रेशोल्ड जो है इंक्रीज करके कितना वो लोन ले सकते हैं, 50 करोड़ कर दिया गया है। तो स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज का बोरोइंग थ्रेशोल्ड बढ़ा करके 50 करोड़ कर दिया गया है। चलिए अब बात कर रहे हैं कंपेटिटिवनेस इंडेक्स की। तो कंपेटिटिवनेस इंडेक्स नहीं, कोई भी इंडेक्स जब आप पढ़ते हो तो उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें क्या है वो सुनिए। इंपॉर्टेंट चीज कि पहले नंबर पर उस इंडेक्स में कौन रहा, इंडिया का रैंक क्या था, और इसके अलावा अगर आप याद करना चाहो तो तीसरी इंपॉर्टेंट बात होती है कि वो इंडेक्स कौन बनाता है, मतलब कौन पब्लिश करता है। तो ये तीनों ही बातें इंपॉर्टेंट आपको मिलेंगी यहां पर। पहली बात ये कि इंडिया का रैंक वर्ल्ड कंपेटिटिवनेस इंडेक्स में 43वां था। पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड, और पब्लिश करता है इसे इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD से बुलाते हैं, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट इसे पब्लिश करता है। ये IMD जिसकी बात मैं कर रही हूं, इट इज इन लॉजान स्विट्जरलैंड में है ये इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट जो कंपेटिटिवनेस इंडेक्स को पब्लिश करता है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं हम लोग। नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय को। अब थोड़ा सा नाम से भी आप समझ पा रहे हो, ये बिधान चंद्र रॉय जो है, डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, ये वेस्ट बंगाल में एक टाइम पर चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो अर्स्टवाइल डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय अर्स्टवाइल CM थे वेस्ट बंगाल के, तो कभी रह चुके हैं, याद रखिए इनको भी। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स 2021 वाला 3 जुलाई को मनाया गया। इस बार 3 जुलाई को मनाया गया का मतलब मैंने ये नहीं कहा है कि हर बार 3 जुलाई को मनाया जाता है, ये मनाया जाता है हर फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई को। तो जुलाई का पहला सैटरडे जो होता है वो इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। 2021 वाले का थीम इंपॉर्टेंट है, रीबिल्ड बेटर टुगेदर, ये थीम रखा गया था इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स 2021 का। अगला क्वेश्चन देखिए। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ईरान इब्राहिम रईसी जो हैं ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं।
बात करूं ईरान का सुप्रीम लीडर कौन है, क्योंकि ईरान की बात हो रही है तो ईरान में और भी तो कोई टॉप मोस्ट होगा ना। हम कह रहे हैं यहां पर न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ईरान जो है इब्राहिम रईसी बने हैं। यहां पर सुप्रीम लीडर जो है ईरान के, वो आपको बता दूं आयतुल्लाह अली खामने। हम कह रहे हैं आयतुल्लाह अली खामने जो है ये सुप्रीम लीडर ईरान के हैं, इसे याद रखिएगा। अब यहां पे मैं रैप अप कर रही हूं, आपको समझ में आया तो लाइक करिए, नहीं समझ में आया दोबारा भी देख सकते हैं, और नहीं बिल्कुल ही समझ में नहीं आया, लैंग्वेज कंसर्न था, देन स्विच टू द इंग्लिश मीडियम सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।